हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमके वीज़ा एडवाइस में। मेरा नाम है तरन सेको एंड आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के एस पास के बारे में। एस पास यानी कि स्किल्ड पास के ऊपर। तो मैंने इससे पहले वर्क परमिट के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया एंड काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया है वर्क परमिट के ऊपर, बट वो क्वेश्चन ना बड़े इनएलिजिबल थे। मतलब कि मैंने सारी वीडियो में सारे उन क्वेश्चनों के जवाब हैं, बट उन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं एंड उन्होंने कमेंट कर दिया। तो मैं उनको पहले ही रेकमेंड कर रहा था कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप अभी भी रेकमेंड करूंगा, प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें फिर ये देखें। ये वैसे इंटरकनेक्टेड नहीं है वर्क परमिट के साथ। एस पास अलग होता है, वर्क परमिट अलग होता है, ठीक है। आज हम बात करने वाले एस पास के ऊपर। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर यानी कि सिंगापुर की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट ओपन की हुई है। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप वो ओपन करेंगे तो आप भी इसी पेज पे आ जाएगी डायरेक्ट। तो आप जैसे देख सकते हैं एस पास लिखा हुआ है यानी कि स्किल्ड पास। इसको उन्होंने चेंज करके मिड लेवल स्किल स्टाफ नाम दे दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों, बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब होता है ये जो पास है वो मिड लेवल स्किल्ड स्टाफ के लिए है जो सिंगापुर में आके काम करना चाहता है। तो कैंडिडेट की जो मिनिमम एटलीस्ट जो उसकी पर मंथ की सैलरी होगी वो 2400 सिंगापुर डॉलर की होगी। सिंगापुर का डॉलर का जो रेट अभी चल रहा है, हम सर्च करके देख लेते हैं। सिंगापुर डॉलर का जो रेट है, जैसे कि हमने सर्च कर लिया एंड सिंगापुर डॉलर का रेट 53.57 पैसा चल रहा है इंडिया का। जैसे आप डालोगे 2400 डॉलर तो आपको नीचे देख सकते हो कितनी पेमेंट बनती है। एंड ये पेमेंट मिनिमम है जो मिड लेवल स्किल स्टाफ है, ठीक है। उनके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है एंड उनके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत होना ज़रूरी है जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। तो जॉब ढूंढने का जो मेथड था मैंने पिछले वर्क परमिट वाले वीडियो में बताया था। आज भी वीडियो में इसमें रेफरेंस दे दूंगा। आप ध्यान से प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा एंड उसके बाद आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने जान लिया कि स्किल एस पास की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। अब हम जाते हैं की फैक्ट्स के ऊपर में। की फैक्ट्स पे ऊपर क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पर पूरी डिटेल्ड इन्होंने टेबल बनाया हुआ है। हम पूरा जानेंगे क्या क्या इसका हिसाब किताब है। तो अभी जो एस पास है उसमें उन्होंने टेक्निकल स्टाफ को हायर करना शुरू कर दिया है। मतलब जो एस पास में अप्लाई कर रहे हैं वो मिड स्किल टेक्निकल स्टाफ ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस है बट वो मिड स्किल में आते हैं वो ही अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही सेम वर्क परमिट की तरह एम्प्लॉयर या कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंट अप्लाई कर सकता है। इसमें अगर एस पास के अंदर आप जॉब चेंज करते हो तो आपका न्यू पास लगेगा जो आपका न्यू एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इस कॉलम में। उसके बाद मिनिमम जो सैलरी है आपकी फिक्स मंथली सैलरी जो मिनिमम होगी वो 2400 सिंगापुरियन डॉलर होगी, जिसका रेट अभी 53 जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पर जाके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इतना रेट चल रहा है। उसके बाद कितनी ड्यूरेशन होगी इस वर्क परमिट की, मतलब इस एस पास की, इसकी जो होगी ड्यूरेशन होगी 2 साल की। या क्या ये रिन्यूएबल है, इसके बाद हम आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे एक्सटेंड करवाएंगे। वैसे ज़्यादातर जो पास होते हैं वो सेम प्रोसीजर के साथ ही एक्सटेंड होते हैं, मीन्स आपका एम्प्लॉयर ही आपका एक्सटेंड करवाता है। बट आज अगर कोई पॉइंट होगा तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके पास क्या इसमें फैमिली आ सकती है? वर्क परमिट में क्या था, फैमिली बिल्कुल नहीं आ सकती थी, बट एस पास में अब एलिजिबल है कि आप आ सकती है। बट इसमें अभी भी एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या है कंडीशन। अभी हम क्लिक करेंगे, हमने क्लिक कर दी। उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली तो आ सकती है एस पास पे, बट जो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम 6000 सिंगापुर डॉलर होनी चाहिए। मीन्स आप जैसे अगर आप यहाँ पर लिखोगे 6000 सिंगापुर डॉलर मीन्स आपकी 3,21,000 से प्लस आपकी जो मतलब 3 लाख से प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप अपने स्पाउस या चिल्ड्रन को बुला सकते हैं।
ठीक है। आप कैसे बुलाएंगे वो डिपेंडेंट पास है, हम आने वाले फ्यूचर में जो वीडियो बनेंगी वो डिपेंडेंट पास में बताऊंगा वो डिपेंडेंट पास कैसे होता है, एंड उसके अंडर आप अपने स्पाउस या चिल्ड्रन को बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। उसके बाद ये है कि इसमें कोटा एंड लेवी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोटा वो होता है कि जो एम्प्लॉयर की कंपनी है जिसमें आपको जॉब मिल रही है कंपनी में, उसमें कितना कोटा है फॉरेन वर्कर के लिए, एंड लेवी जो पे करते हैं एम्प्लॉयर आपको। ठीक है, वो इसका मैंने आपको वर्क परमिट में बताया था, वहाँ पर जाकर कितना कोटा होता है, कितना लेवी होता है। आप अपने सीधे एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो कि सर जॉब अप्लाई करोगे साथ साथ में लिख लेना कि सर आपके अंदर कोटा है। वैसे अगर आपको अप्रूवल आ जाती है कि आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो ये समझ लेना कि उस कंपनी में आपके लिए कोटा जरूर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस कौन करवाएगा? आपका मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉयर करवाएगा। ध्यान रखें, कई बार एजेंट, आप फेक एजेंट होते हैं ना, वो आपसे मेडिकल इंश्योरेंस का भी पैसे ले लेते हैं। ध्यान रखें, एम्प्लॉयर ही आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगा तब जब आप उनके देश में होंगे, मतलब सिंगापुर में होंगे, तभी आपका मेडिकल इंश्योरेंस अप्लाई करवाएगा। उसके बाद इनके दो एक्ट हैं, कंडीशन ऑफ वर्क पास, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन मैन पावर एक्ट। आप जाके यहाँ पर पढ़ सकते हो, इनके पूरे डिटेल लीगल सारे इसमें डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। आप जाके एक एक चीज़ पढ़ सकते हो, बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर मैं बनाने बैठा तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो ध्यान से यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। इनके ऑनलाइन सर्विसेज एंड फॉर्म्स है, आपको आगे बताऊंगा इनके कौन से ऑनलाइन सर्विसेज है, एंड आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप एस पास के लिए एलिजिबल हो क्या नहीं। हम आगे जो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसका पास मैप देख लेते हैं, मतलब कैसे कैसे शुरू से लेके अंत तक कैसे कैसे आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन करोगे। पहले आपने चेक करना है अपनी एलिजिबिलिटी, वही बात आ गई कि आप एस पास के लिए एलिजिबल हो या नहीं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पूरा डिटेल्ड, आपके सामने एक पूरा आर्टिकल आ जाएगा, वो आर्टिकल को पढ़ें। ध्यान रखें कि आपके पास ये जो सिर्फ और सिर्फ मिड स्किल फॉरेन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, जो टेक्नीशियन होते हैं, मतलब टेक्निकल के फील्ड में होते हैं। ठीक है, जिनके पास मिड स्किल लेवल का जो एक होता है ना, डिग्री या डिप्लोमा या ट्रेड सर्टिफिकेट, वो टेक्नीशियन का होना चाहिए। कोई और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं टेक्नीशियन की। एंड उनके जो ऑफर लेटर में एटलीस्ट $2400 की मिनिमम सैलरी होनी जरूरी है। ठीक है, एंड हाँ ध्यान रखें, अगर आपको $2400 तभी मिलेगी अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है अपने रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, टेक्निकल फील्ड बहुत आती है इंडिया में, आप सर्च करेंगे गूगल में तो टेक्निकल फील्ड में आप सर्च करें, जैसे टेक्निकल फील्ड्स, अगर हम सर्च करते हैं टेक्निकल फील्ड्स इन इंडिया, जो हो गए टेक्निकल फील्ड्स, हम ऐसे बात करते हैं। अगर हम सर्च करते हैं टेक्निकल फील्ड्स तो आप देख सकते हो कितने, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मतलब पूरी इंजीनियरिंग पूरी टेक्नीशियन में आती है। ठीक है, जिनके पास मिड स्किल का एक्सपीरियंस है, मतलब रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब 3-4 साल से लेके पूरा ला लो 10-12 साल तक एक्सपीरियंस है, तो आराम से वो एस पास में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो जिसमें कम से कम आपकी 1 साल की पढ़ाई होनी बिल्कुल ज़रूरी है। उससे कम बिल्कुल वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई बार होता है कि 6 महीने का जो होता है ना पढ़ाई, उसको हम कोर्स भी कह देते हैं, वो भी अप्लाई कर दो, बट वो नहीं होता। आपके पास फुल टाइम स्टडी होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम आपकी 1 साल की फुल टाइम स्टडी होनी ज़रूरी है। वही बाद में फिर से बात वही आ गई कि रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एंड एस पास की ये खासियत है कि कोई भी देश का जो नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये ओपन टू ऑल नेशनलिस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप सेल्फ सेट टू लैंड का कि आप एस पास के लिए अप्लाई, मतलब आप मतलब एलिजिबल हो या नहीं, वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आगे सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर क्या करना है, आपने अपने सारे जो डिटेल्स हैं यहाँ पर फिल करना है। लास्ट में आपको एक पूरा बन के आ जाएगा, मतलब कि आपके सामने पूरा एक कॉलम सा बन के आ जाएगा, जिसमें बताया होगा कि आप एस पास के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। मैं एक बार परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको ये पास, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि हाँ हम कैसे करेंगे। जैसे हमने तो न्यू एप्लीकेशन है, तो हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपने डेट ऑफ पास एप्लीकेशन, मतलब क्या आपकी एप्लीकेशन की पास क्या सोची है कि मैं इस दिन में पास करूँगा अप्लाइड,
तो हम कोई भी आने वाले फ्यूचर में सोच लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 अगस्त 2020 हम इसी साल के करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद हमने सर्च करनी है कोई ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल में टाइप करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल जैसे टाइप करेंगे उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा इनके सब कैटेगरीज आ जाएंगी। कोई भी चेक कर ले जिसमें आप माहिर हैं वो करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल ड्रॉट्समैन, मतलब इलेक्ट्रिकल की फील्ड में ड्रॉट्समैन, ठीक है। एंड मिनिमम जो आपकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल की हिसाब किताब से अगर मैं देखूँ तो 3200 तो मिनिमम होती है, ठीक है, वो इतना देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेशनल लिस्ट क्या है आपका, क्या कहाँ के रहने वाले हो, हम इंडियन हैं तो हम इंडियन टाइप करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल ये डाल देता हूँ, 2 मिनट, ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। कंटिन्यू करते हैं। आपके पास टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। अब यहाँ पर कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल वर्क एक्सपीरियंस मतलब जितना हमने एक ट्रेड में किया, नहीं, मतलब आपने अपने लाइफ में कितना वर्क कर चुके हो। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में काम कर चुके हो, आपकी लाइफ में कितना काम कर चुके हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं 21 ईयर्स डालूँ, ठीक है। और अब रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस मतलब आप अपने एक जिस फील्ड में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने कितना वर्क एक्सपीरियंस लिया है। तो फॉर एग्जांपल मैं 17 यहाँ पर कर देता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम 00 कर दें, मंथ्स को 00 कर रहे हैं, अगर मंथ हैं तो वहाँ पर टाइप कर देना, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कम से कम आप मिनिमम 2 हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जितनी उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपने जॉब अप्लाई करनी है उसमें जितनी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के जितनी भी है वो आप अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर एक ही करूँगा, कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लो मेरे जैसे, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं इंस्टीट्यूट लगा लेता हूँ यहाँ पर कोई अपने देश का, ये एंड इंडियन। सो यहाँ पर आप लिखे कि आपने मेन कैंपस में स्टडीज़ की हैं। यस, हम कॉलेज में जाते थे। क्वालिफिकेशन आप लिख लें कि हमने फॉर एग्जांपल डिग्री लिख लें, डिग्री, ठीक है, या डिप्लोमा लिख लो, ठीक है। डिप्लोमा मिनिमम होता है ना, डिप्लोमा हम कर लेते हैं, डिप्लोमा। एंड जिन्होंने एडवांस डिप्लोमा किया एडवांस डिप्लोमा कर लें, या उसमें ध्यान रखें डिप्लोमा या डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है, उससे कम ना करें। डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएट डिप्लोमा, हाई स्कूल डिप्लोमा। हाई स्कूल डिप्लोमा वो होता है जिन्होंने 9वीं से 10वीं तक का काम मतलब पढ़ाई की है। तो आप थोड़ा सा अपना हाईएस्ट डिप्लोमा दिखाएं, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी हमने इलेक्ट्रिकल में की है तो हम इलेक्ट्रिकल टाइप करेंगे। इसमें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड क्लीन एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल ही टाइप कर देते हैं पूरा इलेक्ट्रिकल में। एंड फुल टाइम हमने स्टडीज़ की है। लेंथ की क्या थी स्टडीज़ का, अगर डिप्लोमा की मिनिमम देखें 2 साल काफ़ी हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट कोई भी डाल लो, अगर हम डालें हमने यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है मंथ एंड ईयर डालना है अपने, मीन्स 1988 एंड ये हो जाएगा हमारा, ओके। उसके बाद और अगर आपने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आप सेम टू सेम आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे ही फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन है। अगर आपने गलती से कोई गलत भर दी तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, बट हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास सामने एक कैप्चा आएगा, उसको आप फुलफिल कर दें, उस पर क्लिक करेंगे एंड वो हो गया टिक, आपके पास सब रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं। एंड देखो यहाँ पर लिखा है यू आर क्वालिफाइड फॉर एस्पास, मीन्स आप एस्पास के लिए क्वालिफाइड हो। अब इसमें क्या होता है, गेम होती है बड़ी अच्छी कि अगर इसमें उन्होंने बताया कि अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपके एस्पास आपको मिलने के 90% चांस होते हैं। एंड जो 10% चांस है वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे कि आपका एम्प्लॉयर की कंपनी में जॉब है या नहीं, ठीक है, वो ध्यान रखता है। बाकी आपके पास 90% हमने कंप्लीट कर लिया कि हमको एस्पास मिल सकता है। एंड अब आपका सबसे मेन मोटिव है कि आप करेंगे अप्लाई अपनी जॉब, ठीक है। जॉब के लिए आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा कैसे अप्लाई करना है लास्ट में इस वीडियो के, ध्यान रखें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम आगे जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। आगे हमने सब कुछ देख लिया, एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन क्या है आप चेक कर सकते हो, पूरे हु कैन अप्लाई सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, हम जैसे हम पिछले में कर रहे थे।
उसके बाद हम जाते हैं आगे, हमने अपनी रिक्वायरमेंट जान ली क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपने कोटा जानना है, कोटा आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसमें है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयर के बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको उनके डॉक्यूमेंट लगाएंगे कि उनकी बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे एक्टिविटी चल रही है, वो अपना खुद ही लगाएंगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट चेक करने जो अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं यहाँ पर दे सकते हो। इंडियन के लिए कैंडिडेट एजुकेशन अपने सर्टिफिकेट, एग्जाम्पल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है एडिशनल, बाकी तो सेम होते हैं जैसे कि अपनी पर्सनल कैंडिडेट की पासपोर्ट फ़ोटो, ओके। उसके बाद कंपनी का लेटेस्ट बिजनेस प्रोफाइल जो आपको मिलेगा, आपके सिंगापुर के एम्प्लॉयर आपको देगा, ठीक है, वो अपने आप लगाएगा साथ में। एंड कैंडिडेट की एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ओके। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट एजुकेशनल के अंडर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट लगेगा आपके ऑल सेमेस्टर, मतलब जितने भी सेमेस्टर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किए हुए हैं उसके हर एक सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट लगेगी, ठीक है, ध्यान रखिए इसका। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा होगा, सब कुछ आप पढ़ सकते हो आराम से बैठकर। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब हमारे सिंगापुर जाने से पहले ये था अप्लाई करने से पहले आपने क्या देखना है, एंड अब सिंगापुर जाने से पहले आपने आपके जो एम्प्लॉयर हो आपके पास के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप सिंगापुर में आ जाओगे, आप जब एंटर कर जाओगे, फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस और आपकी डिटेल्स सबमिट होंगी, फिर आपका पास इशूड हो जाएगा, फिर आपके जो फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज हैं वो आपके रिकॉर्ड होंगे, वो आपने खुद जाके करवाने हैं, आपको सारा आपका एम्प्लॉयर बता देगा जब आप वहाँ पर पहुँचोगे। उसके बाद आपको आपके पास कार्ड मिल जाएगा, मतलब एस पास कार्ड आपको आपके घर पे या आपके जहाँ पर भी आप रहोगे वहाँ पर आपको पास कार्ड आ जाएगा। नोटिफाई MOM चेंज, अगर आप घर चेंज करते हो या अपनी जॉब चेंज करते हो या आपका कोई भी एम्प्लॉयर आपको कुछ भी चेंज करने को कहता है तो आपने वो डिटेल्स जो हैं MOM को साथ साथ में नोटिफाई करते रहना है, ठीक है। मतलब आपकी जॉब टाइटल चेंज हुआ है, आपका जो घर चेंज हुआ है, आपने कोई मेडिकल कुछ करवाया है, तो आपने MOM को साथ साथ में नोटिफाई करता रहना है। अगर आपने नहीं बताते हो MOM को, अगर MOM को बाद में पता लग जाता है तो आपको सीधा इन्होंने पेनल्टी दे देनी है या आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। आप पास भी रिन्यू करवा सकते हो जब आपका पास ख़त्म होने को आ जाएगा, ठीक है। एंड आप अपना अगर आपका पास डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया वहाँ पर रहते रहते, तो वो रिप्लेस करवा सकते हो एंड अपना पास भी कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं अपने पोर्टल पे। हमारा अगला पोर्टल है एलिजिबिलिटी हमने अभी चेक किया कैसे करना है आपने, वो आपने ध्यान से अपने आराम से बैठकर करना है, सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है, ठीक है। कोटा एंड लेवी, कोटा आपको पता है कोटा क्या होता है, फॉरेनर वर्कर्स के लिए क्या क्या कोटा होता है, मतलब फॉरेनर का ही होता है ना, कंपनियों में 90-10 का होता है, किसी के पास 60-40 का होता है। तो ध्यान रखें, आपने पहले जब जॉब अप्लाई करोगे ना, अगर आपके पास जॉब का ऑफर लेटर आ जाएगा ना, ये समझ लेना कि उस कंपनी में फॉरेन वर्कर के लिए कोटा है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएगी क्या क्या है इसकी ज़रूरत। एंड मेडिकल इंश्योरेंस कर लिया। सैलरी, पेइंग सैलरी, ठीक है, तो आपको किस किस मेथड से सैलरी आपको पे करेंगे, आपको सैलरी मिल सकती है, क्या पता क्यों, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मेथड जो होते हैं इनके, जैसे कि ATM फंड ट्रांसफ़र, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इंटरनेट फंड ट्रांसफ़र, GIRO उनके कंट्री में होता है, वो एक तरह उनको पता क्यों ये ऑनलाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बना के रखना होता है अपने सैलरी पेमेंट का, मतलब वो कितना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सैलरी आपको पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तभी स्टार्ट होगी जब आपके एसपास को इशूड हुए 3 महीने हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 3 महीने उनको रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स आपको 3 महीने के बाद सैलरी मिलती है, ऐसे कुछ इनको फंक्शन होता है, आप अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करवा सकते हो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है एसपास के लिए अप्लाई करने के लिए, वही हमने बात करी है क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है एजुकेशनल के। उसके बाद पास के लिए कौन अप्लाई करेगा, आपका एम्प्लॉयर पास के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, वो आपको एम्प्लॉयर ही बताएगा क्या क्या करना है। इनकी जो कॉस्ट है वो $175 फॉर ईच पास, विदिन 3 वीक्स में आपको मिल जाता है आपको अपना पास। एंड जो इनके सर्वर्स हैं, जो इनके सर्विसेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपील अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, अब क्या होता है कई लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो आप कैसे अपील करोगे।
आप विदन अगर रिजेक्शन जब आती है आप उसके जब रिजेक्शन आ जाएगी आप उसके 3 महीने बाद अपील कर सकते हो वापस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसका ध्यान रखना है कि आपने कम से कम 3 महीने बाद अप्लाई करना है, आपने जल्दी नहीं अप्लाई करना, नहीं तो आपको बैन कर सकते हैं या आपको आप कोई जवाब नहीं देंगे, ठीक है। रिन्यू पास, ठीक है, रिन्यू पास वही कि आपने कम से कम आपके जो करंट एस पास के एंड होने से 6 महीने पहले आपने MOM को नोटिफाई करना है कि मैंने अपना पास रिन्यू करवाना है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मान चुका है। एंड जो रिन्यूड जो रिन्यूड पास होगा उसका 3 साल का एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब 3 साल का पास, अभी 2 साल प्लस 3 साल, आपके 5 साल हो गए वहाँ पर रहते रहते। एंड आगे आप और भी वीज़ास के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद $100 है पर रिन्यूअल, ठीक है, मतलब 5,000 या कुछ इतना ही 5,500 इनके फ़ीस है रिन्यूअल करवाने की। एंड जो इनके आप इनके EP ऑनलाइन जो सर्विस है वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हो। आपने पूरी बात करनी है इनके साथ। उसके बाद हमने कैंसिल पास, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है ना, रिप्लेस, नोटिफाई MOM जो भी चेंज करते हो अपने हाउसिंग के रिलेटेड या अपने एम्प्लॉयर के रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग हमने MOM को इसके बारे में सारी अपडेट देनी है। नहीं दोगे तो आपको पता ही है वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में हमने बात कर ली। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कैसे आपने जो उसकी जो डिटेल्स है, जो उसके लिंक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आप जैसे कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, टेक्निकल फील्ड में हो ना, तो आप ध्यान रखें जो भी आप जॉब वेबसाइट ढूंढते हो, जैसे कि टेक्निकल, जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लें टेक्निकल फील्ड जॉब्स इन इंडिया इन सिंगापुर फॉर इंडियंस, हमने यहाँ पर सर्च कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या क्या हिसाब किताब है। ये 13 घंटे पहले उन्होंने डाली है, तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हो। naukri.com में जब क्लिक करोगे तो naukri.com में सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने, कौन से इनको ज़रूरत है। आपको पूरा ध्यान से बैठ के ना पढ़ना है इसको, ठीक है। आपने ऐसे फेक नहीं अप्लाई करना, पूरा जानकारी लेने, उसे कांटेक्ट करना है एम्प्लॉयर से, ठीक है। पूरी A to Z देना है। आपने कोई भी पेमेंट सबसे पहले नहीं करनी, जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, वेरीफाइड नहीं हो जाता, तब तक हमने कोई भी पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। आपने सब कुछ जान लिया, कैसे जॉब ढूंढेंगे, कैसे हमने अप्लाई करवाना है एम्प्लॉयर से, कैसे हमने कोटा चेक करवाना है, कोटा है या नहीं, कैसे हमने जाना है वहाँ पर सिंगापुर में एंड हमने जॉब करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड है, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें। एंड अगर तब भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद।